नमस्कार, ग्रामीण महिला विद्यापीठ के एकलव्य चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के पार्ट 1 दो बेलों की कथा के बारे में पढ़ेंगे। इनके लेखक है प्रेमचंद। सबसे पहले हम प्रेमचंद का साहित्यिक परिचय देखेंगे। जन्म और शिक्षा। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 ईस्वी में बनारस के लमही गांव में हुआ था। कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? 1880 में बनारस के लमही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम क्या था? धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता, अभाव यानी कष्टों में बीता, और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा बीए तक ही प्राप्त की। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की और शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने शिक्षा विभाग में ही नौकरी कर ली, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। लेकिन उसी समय असहयोग आंदोलन छिड़ गया और उनमें भाग लेने के कारण उन्हें अपनी नौकरी से त्यागपत्र देना पड़ा और लेखन कार्य के प्रति वे पूरी तरह समर्पित हो गए और उन्होंने सरकारी नौकरी को छोड़कर लेखन कार्य किया और उसके ऊपर पूरी तरह समर्पित हो गए। मृत्यु। उनकी मृत्यु सन 1936 ईस्वी में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं देखेंगे। प्रेमचंद की कहानी मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। वे 8 भागे सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, करमभूमि, गोदान इनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का भी संपादन किया। ये पत्रिकाओं के नाम है हंस, जागरण, माधुरी और आदि। ये क्या है? पत्रिकाएं। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने, अब यहाँ पर साहित्यिक जीवन देखेंगे इनका। प्रेमचंद ने निबंध तथा अन्य प्रकार के गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा, जैसा भी गांव के वातावरण शहर के वातावरण को दिया, उसको जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसान और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलित का शोषण, समाज में स्त्रियों की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं का मूल विषय। उन्होंने अपने साहित्य का मूल विषय किसानों और मजदूरों की जो स्थिति है दयनीय, उसके बारे में, दलितों के प्रति जो शोषण होता है उसमें, और समाज में स्त्रियों की जो दुर्दशा है उसको अपना विषय बनाया। प्रेमचंद की कथा साहित्य का संसार में बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। उन्होंने संसार कथा साहित्य में पशु पक्षियों के प्रति भी प्रेम की भावना रखी। बड़ी से बड़ी बात को वे सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता। अब भाषा शैली देखेंगे। उनकी भाषा शैली सरल, सजीव और मुहावरेदार है तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। अब हम पाठ परिचय देखेंगे। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंधों का वर्णन किया है। उन्होंने अपनी कथा के अंदर जो किसान हैं और पशुओं के जो भावात्मक प्रेम है उसके बारे में बताया। इस कहानी में उन्होंने ये भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज से नहीं मिलती है। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? संघर्ष करना पड़ता है। वे अपने आप ही शीघ्र ही नहीं मिल जाती है। इसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से ये कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र के हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। अब देखेंगे दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। सभी लोग गधे को क्या समझते हैं? बेवकूफ़, बुद्धिहीन समझते हैं। हम जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे काय की उपाधि देते हैं? गधे की उपाधि देते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है और या उसके सीधेपन, उसकी निरापद यानी सुरक्षित, सहिष्णुता यानी सहनशीलता ने उसे ये पदवी दे दी है। पदवी यानी उपाधि। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता।
गाय सींग मारती है और ब्याई हुई गाय तो अनायासी अचानक ही क्या हो जाती है, सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। जब कोई उसके बच्चे को छेड़ता है तो वह क्या बन जाती है, सिंघनी बन जाती है, शेर के समान बन जाती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते हुए नहीं सुना और ना ही देखा है। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देगी। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलोल कर लेता, कुलोल यानी क्रीड़ा कर लेता है, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। विषाद यानी उदासी छाई रहती है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते हुए नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा की को पहुँच गए हैं। जितने भी ऋषि मुनियों में गुण देखे जाते हैं उतने ही गुण गधे के अंदर भी है, पर आदमी उसे क्या समझता है, बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा होगा। हमने सद्गुणों का, अच्छे गुणों का इतना अनादर कहीं भी नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। ज़रूरत से ज़्यादा सीधा होना भी संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासी की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका ने उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि वे बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय यानी बुरे समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर भी गम खा जाते हैं। कोई उन्हें 4 बातें सुनाई देता है तो वे फिर भी सुनकर चुप हो जाते हैं, फिर भी बदनाम है, फिर भी लोग उन्हें बदनाम करते हैं। कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते, यानी बदले की भावना उनमें आती, तो शायद वे क्या कहलाने लगते, भारतवासी भी सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने, एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गिनती में माना जाता है। लेकिन गधा का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है कौन? बैल। दूसरा भाई किसको माना जाता है? गधे का, बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं, बैल का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने को मिलते हैं, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से क्या है? नीचा है, क्योंकि उसमें विरोध की भावना होती है। कभी वह अड़ियल बन जाता है और कभी क्या हो जाता है, मारने भी लगता है। लेकिन गधा ना तो किसी को मारता है और ना ही वह अड़ियल स्वभाव का होता है। या जूरी नाम का व्यक्ति है, उस काची के दोनों बैलों का नाम, उसके दोनों बैलों का नाम है हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के, पछाई यानी बैलों की एक जाति होती है जिसको पछाई कहते हैं, जाति कहते हैं। देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे, शरीर उनका कैसा था? हष्टपुष्ट था। बहुत दिनों साथ साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया, दोनों में मित्रता हो गई। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। मूक भाषा होती है जो बोली नहीं जाती, इशारों से एक दूसरे को समझाई जाती है, उसमें बातचीत करते, एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। वे बिना बोले एक दूसरे की बात को समझ लेते थे, इसके विषय में हम कुछ नहीं कह सकते। अवश्य उसमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य क्या है? वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे।
विग्रह के नाते नहीं, विरोध के नाते नहीं, केवल विनोद के भाव से, केवल हंसी मजाक करने के भाव से, आत्मीयता के भाव से, प्रेम के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही ढोल धप्पा होने लगता है। जैसे दो मित्र बनते हैं, वे आपस में एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं, उसी प्रकार वे सींग लड़ाकर आपस में मित्रता को प्रकट करते थे। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी लगती है। अगर ढोल धप्पा ना हो तो मित्रता कैसे लगती है? फीकी फीकी सी लगती है, जिस पर शायद विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस व्यक्ति ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते थे और गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूटकर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। नाद जो जिसमें बैलों को चरने के लिए घास या चारा डाला जाता है, खली भूसी पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ ही नाद में मुंह डालते और साथ ही साथ बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। अगर एक चारा खाना छोड़ देता था, दूसरा भी छोड़ देता था। संयोग की बात है, जूरी ने एक बार गोई यानी बैलों की जोड़ी को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूँ बेचा जाना उन्हें